तो फिल्म की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1919 को, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारी रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक इकट्ठा होते हैं। यहीं हमें दिखता है युवा क्रांतिकारी प्रगट सिंह, जो अपनी मां और बहन के साथ आया है। तभी एक एरोप्लेन बाग के ऊपर से उड़ता है और ठीक आधे घंटे बाद जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ आता है और बिना चेतावनी निहत्ते लोगों पर गोलियां चलवा देता है। हजारों लोग मारे जाते हैं। लोग जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाग में कोई निकलने का रास्ता नहीं था। एक कुआं था जिसमें कूदकर कई लोगों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन प्रगट सिंह की मां और बहन मारी जाती हैं, वही बचता है। घटना के बाद कई घंटों तक लाशें वहीं पड़ी रहती हैं। बाद में उन्हें नदी में बहा दिया जाता है। ब्रिटिश एम्पायर इस नरसंहार को छुपाना चाहता है, प्रेस को चुप कराया जाता है और अखबारों में यह छापा जाता है कि प्रदर्शनकारी आतंकी थे और गोली चलाना जरूरी था। अब सीन कट होता है कुछ दिन पहले, जहां हमें शंकरण नायर नामक एक वकील के बारे में पता चलता है, जिसने आज तक कोई केस नहीं हारा। वह फिलहाल कृपाल सिंह नंगे नाम के क्रांतिकारी के खिलाफ केस लड़ रहा है, जो ब्रिटिश शासन और माइकल ओडायर के खिलाफ था। यह केस नायर को तीरथ सिंह ने सौंपा था। कोर्ट में कृपाल दोषी ठहराया जाता है और जेल भेज दिया जाता है और नायर केस जीतता है। एक तरह से नायर ब्रिटिश सरकार के लिए ही काम करता है, लेकिन वह ईमानदार है, इसीलिए उसे नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी। उसी दिन जलियांवाला बाग का नरसंहार होता है, जिसे ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से दबा देना चाहती थी। प्रेस का मुंह बंद कर दिया गया, लेकिन जनता का गुस्सा भड़क उठा, जिसे शांत करने के लिए 25 रुपए का मुआवजा बांटा गया और एक फर्जी जांच आयोग बनाया गया। इस आयोग में शंकरण नायर एकमात्र भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश कानून में भरोसा था। क्राउन को विश्वास था कि नायर उनके लिए कठपुतली जैसा ही काम करेगा। जांच शुरू होती है, लेकिन नायर जल्द ही समझ जाता है कि जलियांवाला बाग की घटना कोई आतंकी हमला नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध जेनोसाइड था, जिसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे जनरल डायर पर जाती है। इसके बावजूद आयोग के सारे सदस्य जनरल डायर को बेकसूर मानते हैं, सिवाय नायर के। तीरथ सिंह नायर से कहता है कि तुम्हारे एक वोट से कुछ नहीं बदलेगा। नायर यहाँ मजबूर है, इसीलिए वह चुप रह जाता है। जांच के दौरान ब्रिटिश सरकार लगातार सबूतों को दबाने का काम करती है। इस दौरान नायर की नजर एक युवा क्रांतिकारी प्रगट सिंह पर पड़ती है। इस लड़के से नायर का एक पुराना कनेक्शन निकलता है। दरअसल प्रगट सिंह क्रांतिकारी कवि और सही इंसान कृपाल सिंह का बेटा है। जब नायर उससे मिलता है तो उसे पता चलता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार में प्रगट ने अपनी मां और छोटी बहन को खो दिया था और अब वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अकेले ही आवाज उठा रहा है। वह कहता है कि अगर जुल्म करने वाले अंग्रेज गलत हैं, तो जुल्म सहने के बाद भी चुप रहने वाले भारतीय उनसे भी ज्यादा गलत हैं। शंकरण नायर ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन जब अगली सुबह वह प्रगट सिंह से मिलने उसके घर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि प्रगट ने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर वह टूट जाता है। इसके बाद नायर फैसला करता है कि वह यहाँ नहीं रुकेगा और केरल लौटने लगता है। रेलवे स्टेशन पर उसे दिलजीत गिल नाम की एक लड़की मिलती है, जो कहती है कि प्रगट सिंह की मौत नायर की वजह से हुई है। अगर नायर एक्शन लेता तो शायद प्रगट की जान बच जाती। वह बताती है कि वह एक वकील है और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ लड़ेगी। वह नायर से कहती है कि जलियांवाला बाग आज भी चीखता है, उसकी दीवारें अब भी दर्द बयां करती हैं। नायर जब जलियांवाला बाग पहुंचता है तो वहां का माहौल और दीवारों के निशान उसे झकझोर देते हैं। फिर दिलजीत वहां आती है और नायर उससे कहता है
कि अब वह यह केस लड़ेगा। वह बताता है कि यह लड़ाई सिर्फ जनरल डायर के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ है। दोनों इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर जनरल डायर के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं। नायर जज को बताता है कि 13 अप्रैल को जो हुआ वह सेल्फ डिफेंस नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जबकि जनरल डायर कहता है कि लोग दंगाई थे, हमला कर रहे थे और उनके पास हथियार थे। नायर तब पूछता है कि लाशों के ढेर में से आखिर कितने हथियार मिले थे। जवाब में एक भी नहीं। डायर का वकील कहता है कि भीड़ ने कर्फ्यू तोड़ा था और नायब तहसीलदार करतार सिंह झूठी गवाही देता है कि दंगाई पुलिस स्टेशन के सामने से निकले थे और उसे डायर को खबर करनी पड़ी। लेकिन सच्चाई ये है कि उस दिन 4 बजे के करीब यह अनाउंसमेंट हुई थी कि कन्हैया लाल जलियांवाला बाग आ रहे हैं, जिस वजह से भीड़ वहां इकट्ठा हुई। जबकि कन्हैया लाल तो उस वक्त पटियाला के कवि सम्मेलन में थे। फिर नायर कोर्ट में एक और बड़ा तथ्य सामने लाता है। जेनोसाइड से आधे घंटे पहले एक हवाई जहाज जलियांवाला बाग के ऊपर से निकला था। विपक्ष का कहना था कि वह एक मेजर को छोड़ने जा रहा था, लेकिन एयर लॉग में इसका कोई जिक्र नहीं था। असल में वह प्लेन यह जांचने आया था कि वहां कितनी भीड़ है। डायर ने पहले ही 10 अप्रैल को गोरखा और बलूच रेजिमेंट के सैनिकों को बुला लिया था, क्योंकि उसे पता था कि सरदार रेजिमेंट अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी। इससे साबित होता है कि डायर की मंशा पहले से ही साफ थी। अब डायर और तीरथ सिंह को लगने लगता है कि केस मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि ट्रायल अगले हफ्ते शुरू होने वाला था। उन्हें एक वकील याद आता है, नेविल मैकिन्ले, आधा भारतीय, आधा अंग्रेज और नायर का पुराना दुश्मन। दरअसल वायसराय काउंसिल की जो सीट मैकिन्ले को मिलने वाली थी, वह नायर को मिली थी और तभी से दोनों के बीच दुश्मनी है। अब कोर्ट में अगली सुनवाई में नेविल आता है और केस को एक नया एंगल दे देता है। वह बताता है कि 10 अप्रैल को दंडा फौज नाम की एक छात्र सेना ने आतंक मचा दिया था और उसी का संबंध जलियांवाला बाग से है। वह मार्था नाम की कॉलेज टीचर को गवाही के लिए बुलाता है, जो बताती है कि तनवीर नाम के लड़के ने उसके साथ स्टोर रूम में बलात्कार किया था। तनवीर दंडा फौज का लीडर था। जब तनवीर जेल गया तो दंडा फौज भड़क गई और 13 अप्रैल को हमला करने लगी, जिससे डायर को गोली चलानी पड़ी। अब केस का रुख बदलने लगा था और नायर थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। नेविल ने डायर से कहा था कि अब ये केस नायर वर्सेस जनरल डायर नहीं, बल्कि नायर वर्सेस रेपिस्ट डिफेंस बन चुका है, से नाराज हो जाती है। जब नायर अपनी बीवी के साथ घर लौटता है तो लोग उसके चेहरे पर कालिख पोत देते हैं। अंदर आने पर नायर सोचता है कि चाहे जो हो जाए, वह सही के लिए लड़ रहा है और दोषियों को सजा दिलाकर रहेगा। अब उनके पास सिर्फ 2 दिन थे, जिनमें उन्हें सब कुछ साबित करना था। इसी वजह से दोनों फिर से इन्वेस्टिगेशन में जुट जाते हैं। वे उस स्टोर रूम में जाते हैं जहां मार्था के साथ दुष्कर्म हुआ था। वहां हर चीज को ध्यान से देखने लगता है और दिलजीत भी उसका साथ देती है। दिलजीत ने मार्था के बारे में हर जरूरी जानकारी इकट्ठा की। वहीं दूसरी तरफ नायर ने तनवीर के बारे में सब कुछ जान लिया। 2 दिन बाद फिर से कोर्ट की हियरिंग होती है। इस बार मार्था को फिर से विटनेस बॉक्स में बुलाया गया। उससे एक बुक के बारे में पूछा जाता है कि उसने कितनी बार पढ़ी है। जल्दबाजी में मार्था जवाब देती है कि उसने वह बुक 3 बार सुनी है। इससे साबित हो जाता है कि वह बुक दरअसल तनवीर ने मार्था को सुनाई थी। यही खुलासा होता है कि मार्था और तनवीर रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। स्टोर रूम में रोमांस करते वक्त जब प्रिंसिपल ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो गुस्से में आकर प्रिंसिपल ने तनवीर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई
क्योंकि वह एक इंडियन था। लेकिन इन सब बातों से यह साबित नहीं हो पाया कि जनरल लो ने गलत तरीके से जेनोसाइड किया था। नायर के पास पुख्ता सबूत नहीं थे और नेविल ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। नेविल पहले ही चालाकी से प्रेस वालों को कोर्ट से बाहर निकलवा चुका था ताकि कोई सच्चाई बाहर न जा सके। अब केस उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां नायर के पास न तो वक्त था न सबूत। नायर और दिलजीत दोनों ही बहुत परेशान थे, लेकिन हार मानने के बजाय नायर ने कुछ सबूत इकट्ठे किए। अगली हियरिंग में नायर ने खुद जनरल डायर को विटनेस बॉक्स में बुला लिया। नायर ने डायर से बेहद तीखे सवाल पूछे। डायर नर्वस हो गया और सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। नायर ने जज को बताया कि बचपन से ही डायर को एंगर इश्यूज थे। डायर जब स्कूल में था तो हिंदुस्तानी लड़के उसे हकला कहकर चिढ़ाते थे। उसका पिता भी हिंदुस्तानियों से नफरत करता था। इस माहौल में बड़ा होते होते डायर के मन में हिंदुस्तानियों के लिए गहरी नफरत भर गई थी। डायर को एक बीमारी भी थी जिससे उसे हमेशा गुस्सा आता रहता था। नायर ने इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए डायर से लगातार चुभते सवाल किए। गुस्से में डायर ने सब कुछ उगल दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। बाद में उसे इस पर थोड़ा अफसोस भी हुआ। अब कुछ ही दिनों बाद जज साहब फाइनल डिसीजन सुनाने वाले थे। पूरा केस नायर के पक्ष में झुक चुका था, लेकिन जनरल लो, डायर, तीरथ सिंह और नेविल ने मिलकर नायर के खिलाफ साजिश रच डाली। उन्होंने नायर को केस से हटा दिया और घर पर झूठी रेड करवाई। उसे स्पाई एजेंट बताकर फंसाया गया कि वह सोल्जर्स की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जबकि सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं था। डायर की चाल इस बार भी काम आ गई। फाइनल डिसीजन वाले दिन ही नायर और दिलजीत को जेल भिजवा दिया गया और उनसे पूछताछ की गई। तो वहीं दूसरी तरफ फाइनल डिसीजन के दौरान नायर और दिलजीत कोर्ट नहीं पहुंच सके। जूरी ने अपना फाइनल फैसला सुनाया, जिसमें जनरल लो और डायर को नॉट गिल्टी करार दिया गया। इस तरह नेविल ने केस जीत लिया था और जनरल सबके सामने निर्दोष साबित हो गया था। नायर और दिलजीत को जेल से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वे ये जंग हार चुके थे। तब नायर तय करता है कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा और अपनी बीवी के साथ केरल चला जाएगा। केरल पहुंचने के बाद भी नायर को जलियांवाला बाग की सारी यादें सताने लगीं। तभी उसे कृपाल सिंह की एक चिट्ठी मिली। कृपाल सिंह प्रगट सिंह के पिता हैं और इस वक्त जेल में हैं। उन्होंने लिखा था कि प्रगट सिंह ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे अंग्रेजों ने मारा था। कृपाल ने बताया कि प्रगट 13 साल का होते हुए भी क्रांति की मशाल लेकर अंग्रेजों से अकेला लड़ रहा था। वह खुद अपनी नस काटकर जान नहीं ले सकता था। उसे मारने के लिए 3 लोग लगे होंगे। कृपाल के शब्दों ने नायर का खून खौला दिया। नायर तुरंत अमृतसर लौटा और दिलजीत से कहा कि अब वे फाइनल डिसीजन को चैलेंज करेंगे। वे फिर से कोर्ट पहुंचे और फैसला चुनौती दी, लेकिन अब कुछ बदलने वाला नहीं था। जज बदल चुके थे और उन्होंने कहा कि फैसला वही रहेगा, जनरल और डायर नॉट गिल्टी ही रहेंगे। यह सुनकर नायर को यकीन हो गया कि जज बिक चुका है। गुस्से में नायर कोर्ट में सबके सामने जज को गंदी गंदी गालियां देने लगा। जज ने चेतावनी दी कि अगर नायर ने फिर गाली दी तो उसका वकालत का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन नायर रुकने वाला नहीं था। वह लगातार गालियां देता रहा। नतीजा ये हुआ कि बार काउंसिल की बैठक बुलाई गई और नायर को पेश किया गया। जज ने नायर से कहा कि वह माफी मांगे और चुपचाप चला जाए, क्योंकि अब वह वकालत नहीं कर सकेगा। नायर माफी तो मांगता है, लेकिन ये माफी उन देशवासियों के लिए थी जिनके लिए वो आज तक लड़ता रहा था। वह सोचता था कि कोर्ट में हार जीत का फैसला होता है, लेकिन असल में सही गलत का होना चाहिए। जब जज ने उसे रोकने की कोशिश की तो नायर ने कहा कि रूल 70 के तहत
उसे पूरा हक है कि वह खुद को डिफेंड कर सके। नायर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया क्योंकि इस बार प्रेस मौजूद था। अब नायर के पास क्या था? 3 ज्यूरी मेंबर्स जिन्होंने पहले जनरल डायर को गिल्टी माना था, लेकिन बाद में रिश्वत लेकर अपना फैसला बदल लिया। नायर ने ये बात कोर्ट में साबित कर दी, लेकिन फिर भी कोर्ट से न्याय मिलना नामुमकिन था। फिर भी नायर ने सारी सच्चाई प्रेस के सामने उजागर कर दी ताकि अगले दिन अखबार में ये खबर छपे। नायर ने एक दमदार स्पीच दी जिसमें उसने कहा कि अंग्रेज हमारे साथ सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर में हमारे 15 लाख सैनिकों को लड़वाया गया, 76,000 सैनिक मारे गए, जबकि लड़ाई हमारी थी ही नहीं। नायर ने सब कुछ बोल दिया और प्रेस से आग्रह किया कि वे पूरी सच्चाई छापें। अगले दिन खबरें अखबारों में छप गईं। इससे जनरल डायर सदमे में चला गया और इंग्लैंड भाग गया। उसे सोल्जर के पद से भी हटा दिया गया। कुछ ही सालों बाद बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई और फिर 21 साल बाद यानी 1940 में सरदार ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर को सभी के सामने गोली मार दी थी और यही फिल्म समाप्त होता है। अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सिनेमा रहस्य को जरूर सब्सक्राइब करें। हम नियमित रूप से नई और लोकप्रिय फिल्मों की थ्योरी और एक्सप्लेनेशन लाते हैं। कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।